जय हिंद, जय भारत। नमो बुद्धा सभी देशवासियों को। और हमारे देश के ऊपर एक निम्सी प्रिया का केस आया है सामने, जो ये नर्स थी, यमुना कंट्री में जाके कर रही थी नर्स का काम, और उनके साथ बहुत बेहद घटना हुई है। और उनको भारत सरकार से हम अपील करते हैं कि उनको छुड़ाया जाए उस बवाल से, और उन्हें फांसी की सज़ा जो हुई है उन्हें हटाया जाए और उन्हें भारत सरकार वापस लाया जाए। ये हमारी मांगे हैं और इन्हें होना चाहिए। ये हमारे देश का बात है और सभी की घर की बात है समझो। और इस केस में हम सरकार से बार बार अपील करते रहेंगे, मोदी जी आप कैसे भी उनको अपने देश वापस लाएं और उन्हें अपने परिवार में फिर से वापस खुशी मिले। इसके लिए आप लोग के हम साथ में कुछ एक वीडियो दिखा रहे हैं जो निम्सी प्रिया के साथ हुआ है, और कैसे हुआ है वो चीज़ आप लोग को देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, भारत से लगभग 3,300 किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर को पार करने के बाद एक देश आता है जिसका नाम है यमन। और यमन में सरिया कानून है, और यह सरिया कानून इतना कठोर है जिसका उदाहरण भारतीय नर्स निमिषा प्रिया है। निमिषा प्रिया को इसी 16 जुलाई को फांसी की सजा दी जाएगी, और इस फांसी की सजा को माफ कराने के लिए भारत का प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत का विदेश मंत्रालय और यहां तक कि भारत का सुप्रीम कोर्ट भी इंटरफेयर करने वाला है। लेकिन इतने दबाव के बावजूद भी यमन से अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस निमिषा के लिए नहीं आया है कि उनकी सजा माफ की जाएगी या उनकी सजा में बदलाव किया जाएगा। इसको लेकर सोशल मीडिया से लेकर पूरे भारत में, पूरे केरला में और दुनिया भर के तमाम सोशल एक्टिविस्ट इस पर बात कर रहे हैं। आज मैं आपको निमिषा प्रिया के केस के बारे में सारी जानकारी A to Z पॉइंट 1 से शुरू करूंगा और Z तक ले जाऊंगा कि ऐसा क्या हुआ कि भारतीय नर्स को 3300 किलोमीटर दूर यमन में फांसी की सजा हो गई। और यह वीडियो आपके लिए जरूरी इसलिए हो सकता है कि विदेश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसी घटना हो सकती है। इन सब चीजों से बचा जा सकता है क्योंकि गल्फ कंट्रियों में अक्सर सरिया कानून चलता है और यह कानून बेहद कठोर होता है। इस वीडियो में मैं बहुत कुछ बताने वाला हूं, पूरे केस को समझाने वाला हूं, वर्तमान स्थिति को बताने वाला हूं कि प्रधानमंत्री कार्यालय से क्या रिपोर्ट है, क्या स्थितियां हैं। बहुत ध्यान से समझिए। इस निमिषा प्रिया केस की शुरुआत होती है 2008 से। पहले मैं आपको निमिषा प्रिया के बारे में बता देता हूं। निमिषा प्रिया जो है वो केरल की रहने वाली है। केरल में एक पलक्कड़ जिला है, वहीं की रहने वाली है। निमिषा जो है वो मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं और बचपन से इनका सपना था कि वो मदर टेरेसा की तरह एक नर्स बने। पढ़ाई लिखाई करती हैं और नर्स भी बन जाती हैं, और नर्स बनने के बाद उनकी शादी हो जाती है। जिससे शादी होती है उनका नाम टॉनी थॉमस रहता है। ये नाम सब याद रखिएगा, आगे कई टर्निंग पॉइंट आने वाले हैं जिसमें आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो बातें मैं बताऊंगा बहुत डरावनी बातें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसे आप सुन नहीं सकते हैं। सुन सकते हैं और समझ सकते हैं और आगे की योजनाओं में अपने उसे बना के बच भी सकते हैं। टॉनी थॉमस से शादी होने के बाद जो है निमिषा प्रिया नर्स का काम कर रही थी। शादी हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, तभी उन्हें ऑफर आता है कि यमन से, कि यमन में जो है वो नर्सिंग की पोस्ट खाली है और वहां पर यहां से भारत से अच्छी तनख्वाह यमन में मिल जाएगी। निमिषा प्रिया सोचती हैं कि वो यमन चली जाए, लेकिन जब यमन जाती हैं निमिषा प्रिया, उनका सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो यमन जब जाती हैं तो उनके पति भी कहते हैं कुछ दिन बाद कि मैं भी वहीं आ जाता हूं बच्चों को लेकर, हम सब साथ रहेंगे, मैं भी कुछ कर लूंगा, कमा लूंगा और सारी गृहस्थी बहुत अच्छे से चलेगी। ये सब चीजें बहुत बढ़िया से चलती हैं, हंसती खिलखिलाती फैमिली रहती है। लेकिन टर्निंग पॉइंट कहां से आता है? जब 2014 में निमिषा प्रिया वहां से वापस आने का फैसला लेती हैं। निमिषा प्रिया 2014 में इस
इसलिए वापस आने का फैसला लेती हैं क्योंकि उस समय यमन में आंतरिक स्थितियां ठीक नहीं थी। यमन में हूती आ गए थे, अमन की स्थिति नहीं थी, वहां पर झगड़े चल रहे थे, देश की स्थिति नहीं सही थी। 2014 में जब यमन आने की बात होती है तब निमिषा प्रिया के साथ काम करने वाला एक दोस्त उनका, जो उनके साथ नर्सिंग स्टाफ रहता है, जो काम करता है, उस दोस्त का नाम रहता है हन्नान। ये नाम याद रखिएगा सारे। हन्नान जो रहता है वो यमन का ही नागरिक रहता है। वो कहता है कि निमिषा तुम यहीं पे रुक जाओ और हम जो है एक हॉस्पिटल बनाएंगे और उसमें जो है वो 50-50% की हिस्सेदारी कर लेंगे। तुमने भी थोड़े पैसे जुटा लिए हैं, हमने भी थोड़े पैसे जुटा लिए हैं। निमिषा कहती है ठीक है हम तो रुक जाते हैं। निमिषा रुक जाती है और अपने पति को जो है वो कह देती है कि आप चले जाइए, हम यहां से कुछ दिन पहले एक नर्सिंग व्यवस्थाएं सेट कर लेंगे, फिर आपको हम वहां पर बुला लेंगे। अपने पति के प्रति, अपने बच्चे के प्रति निमिषा बहुत ईमानदार रहती है और अपने दोस्त हन्नान के साथ मिलकर एक साझेदारी में अस्पताल खोलती है। लेकिन यहां पर आ जाता है यमन का कानून। यमन में यह कानून है कि कोई भी बाहरी नागरिक, विदेशी नागरिक यमन में कोई भी वस्तु पर, किसी भी जमीन पर मालिकाना हक नहीं रख सकता है, किसी भी व्यवसाय पर। इसमें क्या होता है, इसमें जो हन्नान होता है वो निमिषा को इस स्थिति में राय देता है कि क्या करो कि तुम किसी यमन के नागरिक से शादी कर लो और वो शादी सिर्फ कागज पे होनी चाहिए। कागज पे शादी कर लो, कागज पे शादी होनी चाहिए। ये बात निमिषा अपने पति टॉमी थॉमस को बताती है और कहती है कि जो मेरा दोस्त है वो कह रहा है सिर्फ कागज पे शादी करनी है, आप इस पे एतराज तो नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा यार इतना बड़ा हॉस्पिटल हम लोग बना दिए हैं और उसका काम धाम भी सही चलने वाला है, सब कुछ बढ़िया है। वहां पर हॉस्पिटल की स्थिति यमन में बहुत बेकार है। या तो यमन में जो पैसे वाले लोग होते हैं वो बच जाते हैं बाहर जाकर, नहीं तो वहां पर वही जो यहां पर वैद्य वाला हिसाब किताब, जड़ी बूटी वाला हिसाब किताब रहता है, वहीं पर वहां बहुत ज्यादा है। जो घरेलू इलाज है वो बहुत ज्यादा है। यमन में स्थिति हॉस्पिटल की लाइन में बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन ये लोग मिलकर एक अच्छा हॉस्पिटल, एक अच्छी क्लिनिक बनाते हैं। लेकिन वहां पे वही मालिकाना हक वाली बात आ जाती है। तो जो उनके पति रहते हैं, इनके पति निमिषा प्रिया के टॉनी थॉमस, वो कहते हैं कि वहां पर मेरा एक दोस्त है तलत मेहदी, वो दोस्त जो है उससे मैं कह देता हूं। और तलत मेहदी के साथ जो इनके टॉमी थॉमस की दोस्ती रहती है वो बहुत एकदम गठजोड़ वाली दोस्ती रहती है, क्योंकि निमिषा प्रिया के पति भी काफी टाइम तक निमिषा के साथ यमन में थे और उस समय वो टॉमी के और जो तलत मेहदी है उसके साथ व्यवसाय कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, अगल बगल के पड़ोसी थे, तो इसलिए दोस्ती और बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनी रहती है। निमिषा का पति केरल से यह कहता है कि तुम जो है मेरी पत्नी का सहयोग करो और कागज पे उसके पति बन जाओ। वो कहता है ठीक है हम तो ऐसा कर लेंगे, लेकिन मुझे भी कुछ हिस्सेदारी चाहिए, मुझे भी पार्टनरशिप चाहिए और मैं जो है इसके एवज में उनका पासपोर्ट रख लूंगा। शुरुआत में ये बातें मजाक लगती हैं, लेकिन पासपोर्ट वो दे देती है। हालांकि किसी भी गल्फ कंट्री में जब भी कोई आदमी जाता है तो अक्सर देखा जाता है उसका जो मालिक रहता है उसका पासपोर्ट ले लेता है। इसी स्थिति को तलत मेहदी भी यही करता है कि निमिषा का वो पासपोर्ट जो है वो ले लेता है। इसके बाद हॉस्पिटल जो है वो बहुत बढ़िया चलने लगता है। लेकिन इसके बाद आता है तीसरा टर्निंग पॉइंट। जब हॉस्पिटल बहुत बढ़िया चलने लगता है तो तलत मेहदी जो है वो अपने परसेंटेज जो उसका तय हुआ था उससे भी अधिक डिमांड करने लगता है। कहता है मुझे और पैसे दो। और दूसरा जो सबसे बड़ा तलत मेहदी खेल करता है वो ये करता है कि निमिषा जो उसकी कागज में पत्नी थी उसको वो जगह जगह जाकर कहने लगता है ये तो मेरी पत्नी है और उसका पति कभी नहीं आएगा, कि यहां पर यमन की स्थिति बदल रही है, अब यहां से ना तो कोई बाहर जा पाएगा ना तो कुछ हो जाएगा, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा हॉस्पिटल है। ये मतलब जो कागज पे शादी हो गई थी और वहां का नियम जो है वो कड़ा है ही, इसी के बल पर वो उछलता था और ये कहता था। और उसके साथ यहां तक कि तमाम शोषण और तमाम ऐसी चीजें करने को कहता था जो एक पति अपने पत्नी से कहता है। इसी बात को निमिषा जो है अपने पति
पति टॉनी थॉमस को बताती है। टॉनी थॉमस को बताती है तो जैसे ही ये बात टॉनी थॉमस को पता चलती है, टॉनी थॉमस भी यहां से गुस्से में लाल हो जाता है, फोन करता है, उसको समझाता है कि ऐसा मत करो। उसके बाद निमिषा से कहता है वापस आ जाओ। निमिषा उससे अपना पासपोर्ट मांगती है कि भैया मेरा पासपोर्ट दे दो, हम ये सब बेच बाच के चले जाएंगे, यहां का माहौल भी ठीक नहीं है। लेकिन तलत मेहदी देखता है कि हॉस्पिटल बेहतरीन चल रहा है, उसका पासपोर्ट उसको नहीं देता है। अब मैं चौथे टर्निंग पॉइंट के पास चलूं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि जब निमिषा प्रिया ये कहती है कि मेरा पासपोर्ट दे दो, उस समय तक 2016 का वक्त आ चुका रहता है। और 2016 जब आ चुका रहता है, उस समय तक निमिषा जो है वो 8 साल यमन में बिता चुकी होती है, क्योंकि 8 में ये यमन में गई थी और 8 साल 2016 तक ये बिता चुकी रहती है। और 2016 में यमन में जो है सिविल वॉर शुरू हो जाता है, हूतियों का कब्जा होने लगता है, जगह जगह पर वहां शासन व्यवस्था चरमरा जाती है, सरकार की कोई सुनता नहीं है। उस समय सिविल वॉर के दौरान भारत से भी ऐलान कर दिया जाता है कि वहां पर जो लोग भारतीय हैं वो या तो वापस आ जाएं और भारत के लोग तो यमन जाएं ही ना। यहां तक कि दूतावास की स्थिति में भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें आ जाती हैं और दूतावास भी खत्म होने लगते हैं। लेकिन आगे इसको समझते हैं कि निमिषा जो है 2016 में जो विवाद होता है, निमिषा जो है पुलिस स्टेशन चली जाती है और मेहदी के खिलाफ केस दर्ज कर देती है। वही मेहदी जो कागज में उसका पति था। यमन का कानून कितना कठोर है आप समझिए इस बात को। यहां पर आप बहुत सारी चीजें यमन के बारे में समझ सकते हैं। 2016 में जब ये हूतियों वाला वहां पर स्थिति होती है, आंतरिक दंगे होने लगते हैं, सिविल वॉर शुरू हो जाता है, तो उसी समय निमिषा जो है वो चली जाती है पुलिस थाने और कहती है ये जो तलत मेहदी है ये जो है मेरे साथ गलत कर रहा है, झूठ में दबाव बना रहा है और ये ठीक नहीं है। पुलिस उस स्थिति को समझती है, मामला कोर्ट में चला जाता है और तलत मेहदी को जो है वो सजा हो जाती है। सोचिए, यमन में यमनी नागरिक को सजा हो जाती है भारतीय नागरिक के कहने पर, क्योंकि वहां के कानून जो है वो बहुत जल्दी फैसले लेते हैं और देखते हैं कि कौन कमजोर है, कौन दबा हुआ है और किसको दबाया जा रहा है। इस आधार पर वहां का कानून जो है वो फैसले लेता है। अब सोचिए, जो तलत मेहदी है, निमिषा का कागज में पति, वहां पर उसको सजा दे देती है वहां की कोर्ट। उसके बाद से वो कोर्ट में रहता है और 2017 में जेल से वो छूटता है। लेकिन इस दौरान भी निमिषा वापस इसलिए नहीं आ पाती है क्योंकि वो कोर्ट में रहता है और उसका पासपोर्ट जो निमिषा का रहता है वो तलत मेहदी के पास ही रहता है। लेकिन अब सोचिए, यमन का नागरिक जेल में चला गया, कागज में उसका पति भी है। अब वो जेल के अंदर जो है प्रतिशोध की ज्वाला उसकी जलती रहती है और कहता है कि अब बाहर निकलेंगे तो इसका पासपोर्ट कभी नहीं देंगे, इससे बदला लेंगे। और वो बदला लेने की नियत से ही जेल से बाहर निकलता है। उसके बाद आता है चौथा टर्निंग पॉइंट। निमिषा का दोस्त जो है वो कहता है कि अब जो है ये जेल से बाहर जो है आ गया है, अब ये तुमको टॉर्चर करेगा अलग अलग कानूनी नीति से और ऐसा करेगा कि तुम्हारा पासपोर्ट ही नहीं देगा, तुम यहीं रह जाओगी और तमाम चीजें ऐसी हो जाएंगी और कानूनी रूप से तुम इसकी पत्नी हो। तो ये सारी बातें जो है वो कोर्ट में साबित कर देगा और कुछ भी तुम नहीं कर पाओगी। इसके लिए मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूं। हन्नान, जिसके साथ पार्टनरशिप में निमिषा ने अस्पताल खोला था, जो उसका दोस्त था। अब इसको आगे समझते हैं। इसमें क्या करता है, हन्नान जो है उसको सलाह देता है कि जो मेहदी है उसकी तबीयत खराब है, जब से वो जेल से आया है तब से उसकी तबीयत खराब है, रोज उसको इंजेक्शन दिया जा रहा है और इंजेक्शन उसको दिया जा रहा है, तुम नर्स हो, चलो प्यार से उससे बातें करना शुरू करते हैं और कहते हैं जो हो गया गलत हो गया, माहौल बनाते हैं। कुछ दिन तक ये लोग इसी तरह माहौल बनाते हैं और माहौल बनने भी लगता है, सारी चीजें हन्नान के हिसाब से और मेहदी के हिसाब से होने भी लगती है। निमिषा एक दिन उसके घर जाती है और हन्नान भी जाता है। निमिषा इंजेक्शन
चूंकि देती है, और उसी समय हन्नान ये कहा रहता है कि क्या करना कि जो एनेस्थीसिया होता है, बेहोशी का इंजेक्शन होता है, वो जो है मेहंदी को दे देना, और उसके घर में ही पासपोर्ट है तुम्हारा, और हम पूरे घर में सर्च कर लेंगे और पासपोर्ट निकाल लेंगे, और उसके बाद से तुम जो है अगले दिन टिकट करा के भारत चली जाना, और यहां की सारी स्थितियों को मैं संभाल लूंगा। सारी चीजें इसी तरह चलती रहती हैं भाई, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब इसमें और अच्छा टर्निंग पॉइंट, और बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है। निमिषा प्रिया बिल्कुल ऐसा ही करती है, जाती है उसके घर हन्नान के पास, हन्नान को लेकर जाती है मेहंदी के घर, जो कागज में उसका पति था और उसकी तबीयत खराब थी, उसे इंजेक्शन लगा देती है, और इंजेक्शन लगाने के बाद इंजेक्शन का जो डोज होता है वो ओवर हो जाता है। जब एनेस्थीसिया का डोज ओवर हो जाता है तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है, और यही होता है, मेहंदी की मौत हो जाती है। मतलब इसका जो निमिषा का जो कागज में यमन में पति था, उसकी मौत इसी से हो जाती है। अब ये महिला इतनी ईमानदार है, ये एनेस्थीसिया का इंजेक्शन सिर्फ बेहोश करने के लिए देना चाह रही थी, और अपना पासपोर्ट जो वो रखा हुआ था, चोरी किया हुआ था, उसे लेना चाह रही थी, लेकिन गलती से एनेस्थीसिया इंजेक्शन का जो डोज होता है वो ज्यादा हो जाता है, और इससे जो है मेहंदी की मौत हो जाती है। ये बात इसको पता चलती है, हन्नान और ये दोनों मिलकर उसकी बॉडी को कहीं छिपा देते हैं, और उसके बाद से कोशिश करने लगते हैं कि इस मामले को कैसे सॉल्व किया जाए। उसके बाद जब पुलिस आती है तो पुलिस को निमिषा जो है पूर्ण रूप से ये बता देती है कि मैंने ही इंजेक्शन दिया और ओवरडोज गलती से चला गया, और उसके बाद से उसकी मौत हो गई, लेकिन इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ये जो हुआ गलती से हुआ, मैंने जानबूझ के उसे नहीं मारा, और मैं तो सिर्फ एनेस्थीसिया का इंजेक्शन बेहोश करने के लिए दी थी, ताकि मैं वहां से अपना पासपोर्ट ले लूं और अपने देश वापस चली जाऊं, क्योंकि मेरा पूरा परिवार केरल में है और ये व्यक्ति मुझे जाने नहीं दे रहा है। पुलिस इस पूरे मामले को सुनती है, लेकिन इसके दोस्त हन्नान, चूंकि वो प्लानर था, उसी ने कहा था कि एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाना, उसको और निमिषा प्रिया को जेल में डाल देती है, और उसके बाद से मामला कोर्ट में चला जाता है। 2020 में यह मामला लोअर कोर्ट में पहुंचता है, जहां पर हन्नान को जो है उम्र कैद की सजा मिल जाती है। हन्नान चूंकि यमन का नागरिक था, इसलिए उसे उम्र कैद की सजा मिलती है, और निमिषा चूंकि विदेशी नागरिक थी, इसलिए उसे वहां पर फांसी की सजा मिल जाती है। जब यमन में 2020 में निमिषा को फांसी की सजा मिलती है तो पूरे भारत में भी हड़कंप मच जाता है कि यमन में भारतीय नागरिक को मिली फांसी की सजा, भारतीय नागरिक को मिली फांसी की सजा। फिर लोग सोचते हैं मामला कोर्ट में जाएगा, ब्लड मनी का केस आएगा। आगे मैं ब्लड मनी भी समझाऊंगा, यह भी बहुत जानने वाली चीज है। शरीयत का कानून, कुरान में लिखा हुआ है कि ब्लड मनी क्या होता है, इसके बदले कैसे मौत माफी की जा सकती है, इसको भी मैं आगे बताऊंगा। तो 2020 में यह मामला जो है वो कोर्ट में पहुंच जाता है, और जब कोर्ट में यह मामला पहुंच जाता है तो उसको वहां पर फांसी की सजा मिल जाती है। लेकिन लोअर कोर्ट से यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, और सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को बरकरार रखती है, कहती है नहीं नहीं, उसको उम्र कैद ही होगा और इसको फांसी की सजा हो जाएगी। आप समझ रहे हैं इस बात को, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मानती है। तो वहां यमन पर भी भारत की तरह राष्ट्रपति के पास जाने का अवसर मिलता है। तब निमिषा प्रिया का परिवार, वकील और तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट के बाद राष्ट्रपति के पास जाते हैं। राष्ट्रपति का नाम है रशद मोहम्मद अल सलीम। इनके पास जाते हैं। सलीम साहब जो इस मामले को देखते हैं और फांसी की सजा दे देते हैं। अच्छा, इस फांसी की सजा पर भी बड़ी कंट्रोवर्सी है, राष्ट्रपति वाले फांसी की सजा पर। जैसे ही फांसी की सजा राष्ट्रपति मंजूर करते हैं, भारत की तरफ से भी प्रधानमंत्री कार्यालय से भी इंटरफेयर किया जाता है, लेकिन वहां से राष्ट्रपति कार्यालय से ही आता है कि हम तो आपकी बात मान ले रहे हैं, हम इन्हें भी अपने कानून के हिसाब से उम्र कैद दे देंगे, लेकिन हमारी तो यहां कोई सुनता ही नहीं है। मतलब वहां के प्रेसिडेंट कह रहे हैं, रशद मोहम्मद अल सलीम कह रहे हैं कि जो वो साइन है वो मेरा किया हुआ है ही नहीं। जिस जगह पर ये फांसी दी जा रही है, ये केस चल रहा है, ये कोर्ट चल रहा है, वहां पर हुतियों का कब्जा है, और वो लोग जो है ये चाहते हैं
कि यही कानून चले, यही व्यवस्था चले। यमन को लेकर, हूती को लेकर, राष्ट्रपति को लेकर उस समय बहुत सारी खबरें आती हैं, बहुत सारी अलग अलग बातें आती हैं, तमाम प्रकाशन होते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। भारत सरकार इस पर दबाव बनाने का प्रयास करती है, लेकिन व्यवस्थाएं उस तरह से नहीं हो पाती हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि ब्लड मनी क्या है, और इसके बाद से मैं बताऊंगा कि वर्तमान स्थिति क्या है दोस्तों, अभी क्या पोजीशन है, भारत सरकार क्या कर रही है, और इस मामले में आप क्या कर सकते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी क्या कर सकते हैं, और क्या क्या हो सकता है। आपने अब तक केस समझ लिया कि एक नर्स किस तरह से वहां पर नर्सिंग होम खोलती है, और उसके बाद से नर्सिंग होम में उसी का पार्टनर, कागज में पति, उसे धोखा देता है, उसका पासपोर्ट लेता है, फिर गलती से इंजेक्शन वो नर्स देती है, और उसके बाद से उसी गलती में मौत हो जाती है एक व्यक्ति की। आइए मैं आपको बता दूं कि ब्लड मनी क्या होता है, क्योंकि इस पूरे केस में ब्लड मनी निकलकर सामने आ रही है। क्योंकि शरिया कानून के हिसाब से ब्लड मनी अगर किसी को दे दी जाए, किसी परिवार को दे दी जाए, तो उसमें मौत की सजा जो मिलती है उसे माफी दी जा सकती है, और ऐसा कुरान में लिखा हुआ है। आइए हम कुरान के उस पहरे पे चलते हैं। कुरान में ब्लड मनी का समर्थन किया गया है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने समझाया है कि हत्या के एवज में 100 ऊंटों का भुगतान किया जा सकता है। चूंकि कुरान काफी पहले है, ऊपर की किताब है, तो उस समय ऊंट की व्यवस्थाएं थी, लेकिन वर्तमान समय में उन ऊंट की व्यवस्थाओं को सोने, चांदी और रुपयों से तौला जाता है। तो ये ब्लड मनी वहां पर जायज होती है, और ये ब्लड मनी तभी मानी जाती है जब जिसके परिवार में मृत्यु हुई है उस परिवार की या तो सगी पत्नी, सगा भाई, या परिवार का सबसे जिम्मेदार व्यक्ति ये कह दे कि हम उस जो मौत हुई है उसके बदले में पैसा लेने के लिए तैयार है। तो यमन में यह बात मानी जा सकती है। राष्ट्रपति के फैसले के बाद भी अगर यमन का वो नागरिक कह दे कि भैया ये इन्होंने जो गलती की है, मैं मान रहा हूं इनसे गलती से हो गई है, मौत गलती से हो गई है, हम इस मौत के बदले में पैसा लेते हैं, तो वो पैसा लेके उस सजा को माफ किया जा सकता है। लेकिन अभी तक मैं बता दूं कि यहां पर निमिषा प्रिया केस में भारत की बहुत बड़ी बड़ी एनजीओ, यमन की एनजीओ, दुनिया भर की एनजीओ इस पे काम कर रही हैं। निमिषा ने जिस तलत मेहदी का गलती से जिसके उनके हाथों मौत हुई थी, उनके परिवार को निमिषा की तरफ से जितने भी वकील एनजीओ लगे हुए हैं वो करोड़ों की पेशकश कर चुके हैं। लगभग 8 करोड़ भारतीय रुपए की पेशकश हो चुकी है। यह भी कहा गया है कि आप यमन में स्थिति ठीक नहीं चल रही है, अगर आप दुबई में, सऊदी अरब में बसना चाहते हैं तो वहां हम आपके बसने की व्यवस्था कर सकते हैं, और किसी भी देश में आप जो कहिए वो कर सकते हैं। ये सारी पेशकश कर दी गई है, लेकिन अगर ये पेशकश एक्सेप्ट कर ली गई होती तो आज ये बातें मैं करता ही नहीं और ब्लड मनी लेकर मामला वहीं पर सॉल्व हो गया रहता। लेकिन इस केस में अभी तक पिछले कई वर्षों से उस तलत मेहदी के परिवार ने ब्लड मनी नहीं ली है, मतलब निमिषा के परिवार से पैसा नहीं लिया है, और इस चीजों को मानने से इनकार कर दिया है। अब इस केस में आपने ब्लड मनी को भी समझ लिया। अब इस केस में आप समझ सकते हैं कि अब क्या हो सकता है, क्योंकि निमिषा प्रिया केस में जो है अब सरकार की भी भारत की एंट्री हो गई है, क्योंकि भारत के मीडिया का, भारत के लोगों का बहुत दबाव है कि भारतीय महिला नर्स की यमन में फांसी दी जाएगी, और वो जो है पूरे देश को जो है गंवार नहीं गुजरेगा और पूरा देश इससे रौश में आ सकता है। प्रधानमंत्री मोदी से लोग अपील कर रहे हैं कि आपकी पावर वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज्यादा है, आप सीधे इंटरफेयर कीजिए। इस तरह की तमाम बातें कही जा रही हैं। आइए मैं आपको वैधानिक तरीका, जो संवैधानिक तरीका है कि क्या क्या किया जा सकता है इस केस में, निमिषा प्रिया वाले में, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। निमिषा प्रिया के केस में सरकार की तरफ से राजनयिक संकल्प की व्यवस्था की जा सकती है। इमरजेंसी राजनयिक संकल्प, ये क्या है आपके लिए एक नया सब्जेक्ट होगा। अगर आप यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं तो आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इमरजेंसी राजनयिक
राजनयिक संकल्प। इसमें होता यह है कि एक ऐसा कूटनीति प्रयास किया जाता है जिसमें कई देश विशेष परिस्थितियों में दूसरे देश या उसकी सरकार को सीधे संपर्क करते हैं और अपने नागरिक को बचाने, राहत दिलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि निमिषा प्रिया केस में यह सीधे इंटरफेयर करने की जरूरत है। इसमें सीधे एक देश दूसरे देश से कहता है कि भैया ये दिक्कत है और आप ये बात मान जाओ, हमारे समझौते जो है वो आपस में बने रहेंगे, सीधे सीधे बातचीत करता है। यमन में इसलिए कई देशों की मदद इसमें इसलिए लेनी पड़ रही है क्योंकि यमन की स्थिति इस समय चुनौतीपूर्ण है। 2014 से यमन में सिविल वॉर, गृह युद्ध की स्थिति है। हूती विद्रोहियों का गुट जो है वो राजधानी सना पर नियंत्रण कर चुका है और यही वो सना है जहां पर कोर्ट मौजूद है, राजधानी है, और यहीं पर निमिषा प्रिया को फांसी भी दी जाएगी। हूती संगठन जो है उस पर ईरान का जो है वो कब्जा है। ईरान हूती संगठन को माना जाता है कि वो अपने कब्जे में रखता है, मॉनिटरिंग करता है और समय समय पर हूतियों को जो है, जो हूती विद्रोही कहे जाते हैं, वो उनकी मदद भी करता है। तो हूतियों का जो कब्जा है वो यमन के मुख्य राजधानी सना पर है और वहां जो सरकार चल रही है वो सरकार चल तो रही है दिखने की स्थिति में, लेकिन वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है। इस समय वर्तमान स्थिति में जो वहां पर राजदूत होते हैं वो भी भारत के नहीं है। भारत के दूसरे राजदूत जो दुबई में रहते हैं, यूएई में रहते हैं, सऊदी में रहते हैं या अन्य देशों में रहते हैं, वो वहां के हूती संगठनों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ पॉजिटिव चीजें नहीं दिखाई जा रही है। भारत जो है वो हूती सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं देता है, इस बात को समझिएगा, नहीं तो सीधे हूती से ही बात कर सकता है, क्योंकि यमन में अभी तख्ता पलट हुआ नहीं है, हूतियों का सिर्फ कब्जा है। अगर भारत सीधे हूती से बात करता है तो पूरे दुनिया में यह मुद्दा उठ जाएगा कि भाई वहां तो अभी सरकार चल रही है, आपको सरकार से बात करना चाहिए। आप किसी अराजक तत्व भी बोल सकते हैं, विद्रोही संगठन से क्यों बात करते हैं जिसको अभी मान्यता नहीं मिली है या उनका कब्जा नहीं हुआ है। अफगानिस्तान वाले मामले में जब अफगानिस्तान में व्यवस्थाएं परिवर्तित हुई और तब अफगानिस्तान में उन्हीं लोगों को पूरी दुनिया ने माना जो पहले वहां पर विद्रोही कहे जा सकते थे। इसी तरह अगर यमन में हूतियों का शासन आ जाए, हूतियों का राष्ट्रपति आ जाए, हूतियों की व्यवस्था हो जाए तो हूतियों को भी माना जाएगा, लेकिन भारत जो है अभी आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दे सकता है, इसलिए वो हूतियों से बात नहीं कर रहा है। चूंकि हूतियों पर ईरान का नियंत्रण है, इराक भी कुछ कुछ उस पर बातचीत करता है, इसलिए भारत जो है ओमान, कतर, इराक जैसे देशों का सहारा ले सकता है जिसके संबंध भारत से बेहतर है। भारत अगर सीधे ईरान से कहेगा, खेमनाई साहब से मोदी जी कह दिया ऐसा है, हूती वालों से कह दो कि ये व्यवस्थाएं जो है थोड़ी ठीक कर लें और निमिषा प्रिया वाले मामले को थोड़ा सा गंभीरता से देखिए, यह हमारे देश से जुड़ा हुआ मामला है, तो शायद व्यवस्थाओं में परिवर्तन आ जाए, स्थितियां जो है परिस्थितियों में ना बदलें, परिस्थितियां जो है वो स्थितियों में बदल जाएं और निमिषा प्रिया भारत आ जाए। चौथा है कि प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री तीसरे देश से ये संदेश भेजवाएं वहां पर, जिसको बोलते हैं हाई प्रायोरिटी केस। इसमें मानवीय पहलू पर प्राथमिकता दी जा सकती है। हर देश को यह अधिकार होता है कि किसी तीसरे देश, जैसे भारत के संबंध यूएई से बहुत अच्छे हैं, वहां सीधे प्रिंस से बात की जाए और प्रिंस जो है वो सीधे हूतियों से बात करे, क्योंकि उनके अपने संबंध बहुत अच्छे हैं, तो वो सीधे कनेक्ट करें कि देखो भैया उनसे मेरे संबंध हैं और अगर तुम ये बात नहीं मानोगे तो ठीक नहीं है, तो उस देश में उनको प्रायोरिटी दी जा सकती है। ऐसे कई उदाहरण हैं, 2 उदाहरण मैंने निकाले हैं। 2 उदाहरण है, पहला उदाहरण है 2018 का, नवदीप सिंह केस है, यूएई में फांसी टल गई थी इनकी, भारत सरकार ने ब्लड मनी दे दिया और सीधे दूतावास से कहा कि इसमें हस्तक्षेप करें और इनकी जान बचाएं, नवदीप की फांसी टल गई थी। इसी तरह 2014 में सऊदी अरब में भारतीय महिला को दया याचिका से राहत, भारतीय प्रधानमंत्री और विदेशी मंत्री वहां पर भी इंटरफेयर किए थे और सीधे प्रिंस से बातचीत किए थे और अपील किए थे कि इस मामले में जो सीधे इंटरफेयर कीजिए और ये भारतीय महिला है इसलिए इसको कुछ नहीं होना चाहिए। यहां तक आप समझ गए। इसके बाद से एक चौथा अभियान आता है जिसे मैंने ऐड किया है, अब इसे आप भी कर सकते हैं, जिससे आप सोशल मीडिया पर एक दबाव बना सकते हैं माफ कीजिएगा,
क्योंकि सोशल मीडिया आज के समय में एक ऐसी व्यवस्था है दोस्तों जिससे बहुत बड़ा बदलाव आता है, तमाम देशों में क्रांति आती है। आज अगर आप मेरे कहने से या निमिषा प्रिया को आप पसंद करते हैं भारतीय होने के नाते, अगर एक मुहिम चलाते हैं जिसमें सेव निमिषा प्रिया एक ट्रेंड कर जाता है ट्विटर पर, तो सरकार का विदेश मंत्रालय का ध्यान जो है वो आकर्षित हो जाएगा। तो ये चीजें आप कर सकते हैं, ऊपर जो चीजें मैंने बताई वो प्रधानमंत्री कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो ही ये सारी चीजें संभव है। आइए मैं आपको वर्तमान स्थिति बता देता हूं कि इस समय वर्तमान स्थिति क्या है और क्या इस समय स्थिति चल रही है पूरे देश में निमिषा को लेकर। निमिषा प्रिया के पति जो टॉमी थॉमस हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है कि यमन की सेंट्रल जेल के अधिकारियों ने निमिषा को उनकी फांसी की तारीख बता दी थी और टॉमी ने बताया कि उससे मुझे संदेश भेजा जिसमें लिखा था कि अधिकारियों ने उसे तारीख की जानकारी दे दी है। यह बात निमिषा को भी बता दी गई है, यह बात उनके पति को भी बता दी गई है और यह बात माता जी को भी उनके बता दी गई है जो इस समय यमन में ही हैं। दूसरा, निमिषा जो है थॉमस केरल के राज्यपाल से राजेंद्र विश्वनाथ से मुलाकात की है। राजभवन में जब यह मुलाकात हुई थी तो इस दौरान निमिषा की मां जो प्रेम कुमारी इस समय यमन में है, उनसे राज्यपाल साहब ने बात की है, वीडियो कॉल से बात की है और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ जी ने भरोसा दिलाया है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से हम जो कर पा रहे हैं वो करेंगे और इस मामले में हम निमिषा को जरूर बचा लेंगे। तो केरल के राज्यपाल जो है इस मामले में इनके पति ये जो टॉमी थॉमस दिख रहे हैं, इनको ये आश्वासन दे दिए हैं। तीसरी स्थिति जो है, निमिषा के पति टॉमी थॉमस ने बताया कि निमिषा से व्हाट्सएप के जरिए उनकी बात हुई है। चूंकि यमन में अगर आप पैसे देते रहे, व्यवस्थाएं देते रहे, तो जेल में भी आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे फोन पे बातचीत की, पिक्चर देखने की और भी तमाम चीजें। अलग अलग जेलों में अलग अलग कानून होते हैं। तो निमिषा के पति टॉमी जो थॉमस हैं, उन्होंने बताया है कि व्हाट्सएप के जरिए उनसे बात हुई है। निमिषा को दिलासा देते हुए कहा है कि भारत सरकार उनको बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, जल्द ही उन्हें छुड़ा लिया जाएगा। निमिषा के पति का जो है प्रधानमंत्री और भारत सरकार पर बहुत भरोसा है, इसलिए वो बार बार निमिषा से कह रहे हैं कि तुम अंदर घबराओ मत, हम भारतीय हैं और भारत हमें छुड़ा लेगा। चौथी स्थिति है, निमिषा को बचाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है वो 14 तारीख को होनी है। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है कि फांसी से 2 दिन पहले सुनवाई, क्या इसमें और पहले नहीं हो सकता था? खैर सुप्रीम कोर्ट का मामला है, इसमें बहुत ज़्यादा बोला नहीं जा सकता, लेकिन 14 जुलाई को इस मामले को लेकर फांसी होनी है। इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो सीधे भारत सरकार को निर्देश देगा कि इस मामले में क्या करना चाहिए। निमिषा प्रिया का सारा केस सुनेगा, उस आधार पर भारत का सुप्रीम कोर्ट भी, चूंकि वहां का सुप्रीम कोर्ट तो निमिषा को फांसी दे चुका है क्योंकि वहां पर सरिया कानून चलता है, लेकिन भारत में संवैधानिक प्रक्रिया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है, लोकतांत्रिक देश माना जाता है, इसलिए भारत का सुप्रीम कोर्ट भी यहां पर सुनवाई करेगा और भारत सरकार को यह निर्देश देगा कि आप ये काम करिए। चूंकि दो सुप्रीम कोर्ट आपस में अगर मिलेंगे या बातें करेंगे या व्यवस्थाएं एक दूसरे की सुनेंगे तो शायद इस केस में बदलाव आ जाए। तो 14 को खुशखबरी आ तो सकती है, लेकिन विशेषज्ञ बताते हैं कि इस पूरे मामले में इसकी संभावना थोड़ी कम दिखाई देती है। लेकिन हम और आप इस केस को इस तरह से जाने नहीं दे सकते हैं। इसमें हम कम से कम अपनी तरफ से एक मुहिम चला सकते हैं, बातें कर सकते हैं, इस पर चर्चा कर सकते हैं और ये बातें अपने प्रधानमंत्री तक, कोर्ट तक और अपने विदेश मंत्री तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये केस पर पूरा विश्लेषण आपको कैसे लगा, मुझे ये जानकारी आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम देश की चर्चाएं सब देखकर सुनकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि निमिषा प्रिया जो है हमारे देश वापस आनी चाहिए और वो आएगी। हमें मोदी जी पे गर्व है कि वो चाहे जैसे लाने का प्रयास कर रहे हैं और होगा भी। ये इस समय बहुत देरी से इस घटना को झेल रही थी निमिषा प्रिया और उन्हें अगर भारत वापस आ जाए तो अत्यधिक खुशी आ जाएगी अपने देश में।
और उन्हें लाया जाए, जैसे ही कुछ भी करके, चाहे क्यों ना हमें इसके बदले पैसा देना हो या कुछ भी करना हो, हमारे सभी देश के लोग एकत्रित हों आज और उन्हें लाने की प्रयास करें। और जो भी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें लोगों को, और निम्सी प्रिया को आने का यहाँ खुशी मनाएं। और बुलाने के लिए, यहाँ के लिए मोदी जी से सब लोग प्रार्थना करें कि मोदी जी बुलाइए उनको, कैसे भी लाइए भारत। आज का वीडियो में हम बस इतना ही कुछ कहेंगे, बाकी और क्या होगा हम आप लोग को देते रहेंगे, अपडेट करेंगे फिर से दूसरा वीडियो। हमारे चैनल पे बने रहिए। जय हिंद।